The National Testing Agency has officially cancelled NEET UG 2026. अचानक से नीट एग्जाम का पेपर लीक हो, एग्जाम कैंसिल हो, सर मानसिक स्तर पे से ये सारे बच्चों के सर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर मैं ये मानता हूँ कि ये तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है हमारे लिए भी, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है। पूरे जो सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमसे गलती हुई है। नमस्ते अहमदाबाद। आज के हमारे सफरनामा के नए गेस्ट है डॉक्टर चिंतन शाह, हेड कोच ऑफ नीट कोचिंग सेंटर, सिटी ऑफ अहमदाबाद। सर नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चिंतन भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बीत गया सो बात गई। कोई भी भारी भरकम समस्या होने के बाद वो समस्या को भूलकर हमारे कैरियर में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए सर आज हमने आपको परिमल गार्डन में सर बुलाया है। नमस्ते, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो भारी भरकम समस्या होती है, लेकिन हर एक समस्या का एक सल्यूशन होता है और सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। कुछ हम चाहते हैं, कुछ है, होता कुछ है, तो वी शुड टेक इट एज लाइक अ सरप्राइज ऑफ द लाइफ। सरप्राइज तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब लाइफ देती है सरप्राइज तो अच्छी नहीं लगती है। तो उसी को एक गिफ्ट समझ के उसी में से कोई रास्ता निकालना है, और जो होता है वही अच्छे के लिए होता है। और ऊपर वाले पे श्रद्धा रखनी है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये बिलीफ सिस्टम जो है उसको बहुत ही दृढ़ करके आगे बढ़ना है लाइफ में, ये मैं मानता हूँ। चिंतन भाई, शुरू करते हैं। जब चिंतन भाई को दर्द, पीड़ा, समस्या होती है तो चिंतन भाई या तो माँ के पास जाते होंगे, भगवान के पास जाते होंगे, या फिर डॉक्टर्स के पास, या इन तीनों के अलावा और कोई चौथा ऑप्शन है सर? मैं खुद के साथ बैठता हूँ। खुद के साथ बैठते ही यूनिवर्स मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है, तो मुझे कोई ना कोई सुझाव या ऑटो सजेशन मिल जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ, मेरी फिलॉसफी है कि सुनो सबकी, करो मन की। तो मैं सबकी सुनता भी हूँ, ओपिनियन भी लेता हूँ सबका, लेकिन फिर मन की करता हूँ जो मुझे सही लगता है। सही बात, वेल सेड सर। लेकिन सर प्रोफेशन की जब बात करें, सो व्हेन इट कम्स टू मेडिकल, मेडिसिन, डॉक्टर का प्रोफेशन, सर क्या आप मानते हो सर कि ये वाला प्रोफेशन नेक्स्ट टू गॉड है? मैं तो मानता हूँ कि डॉक्टर्स आर नॉट ह्यूमन, दे आर सुपर ह्यूमन, सुपर हीरो। क्योंकि एक इंसान होने के नाते और इंसान होने के बाद आपके हाथ में है कोई इंसान का जीना या इनका मृत्यु। तो ये सर सुपर नेचुरल पावर है। तो मैं मानता हूँ एवेंजर्स के जो हीरो हैं वो हीरो तो ऐसे ही है, लेकिन सुपर हीरो रियल में जो है वो हमारे डॉक्टर्स, नर्स और वो सब है, पूरी हमारी व्हाइट आर्मी है। सही बात है सर। ये सुपर हीरो वाले प्रोफेशन में सर जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, क्या आपको लगता है सर वो बहुत ही पवित्र, पायस, एकदम रियल, रॉयल, होली होना चाहिए उनका एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसीजर? ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि कोई भी टेस्ट जब नेशनल लेवल पे चलता है तो उसके कोई भी टेस्ट की दो चीज़ होनी चाहिए, एक वैलिडिटी होनी चाहिए और दूसरी उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कोई भी टेस्ट की जब तक रहेगी तब तक वो टेस्ट सही कहलाता है। तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन जो बीएड मैंने किया है, एमएड किया है, एजुकेशन में मैंने पीएचडी किया है, वो अगर टर्मिनोलॉजी की यूज़ करे तो कोई भी एग्ज़ाम का पेपर, वो एग्ज़ाम ऐसी होनी चाहिए जो वैलिड भी हो और जो रिलायबल भी हो। तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। जब उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आया तो उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, यानी सिचुएशन बहुत शेक हो गई, बहुत डामाडोल हो गई। फिर सर नीट एग्जाम, पेपर लीक और अब क्या, उसके बारे में तो सर बात करनी है, लेकिन उससे पहले तो कॉन्सेप्ट इज सफरनामा। सो लेट अस स्टार्ट विद द सफरनामा ऑफ डॉक्टर चिंतन शाह। सर मैंने गूगल किया आपके बारे में, सर बीएससी, एमएससी तक आपसे बायोलॉजी फील्ड, लाइफ साइंसेस के साथ रिलेटेड थे। सर ऐसा तो सर क्या हो गया, एमएससी बायोलॉजी के बाद अब अचानक में सर यू टुक अ यू टर्न एंड यू डिसाइडेड टू बी इन द एजुकेशन फील्ड? मैं जब बीएससी में था तब बहुत कंफ्यूज था इन द लास्ट ईयर ऑफ बीएससी। तो मेरा बीएससी सेंट जेवियर्स कॉलेज से हुआ है, तो वहाँ पे हमें कंपलसरी एक सेमिनार लेना था जो 35 मिनट का होता है। उसके ऊपर मैंने गोइटर के ऊपर बोला। जब मैंने गोइटर के ऊपर मेरे जो क्लासमेट्स थे उनको समझाया तब उन्होंने बहुत एंजॉय किया और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। प्रोफेसर्स जो थे उन लोगों ने बोला कि भाई यू आर रियली अ वेरी गुड टीचर, यू कैन बिकम अ गुड टीचर। तब पहली बार यहाँ पे किक लगा कि यार हाँ, टीचिंग तो मेरे को अच्छा लगता है। मैं पहले से बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूँ,
मेरे को कम्युनिकेशन में मज़ा आता है और किसी को मोटिवेट करने में, किसी की ज़िंदगी संवारने की जो अपॉर्चुनिटी है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था और ऊपर वाले की दया से यही मेरा फील्ड बन गया फिर। सर BSc, MSc, B.Ed, M.Ed, even PhD, your thesis is into education field? यस सर तब तक तो सर सही है, लेकिन सर सफरनामा जब आगे बढ़ा तो आपकी लाइफ में चैताली शाह, कैरियर काउंसलर एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर एक्सप्लोर फंडा, जहाँ पे आप सर्विसेज दे रहे हो, Yes. सर वो जुड़ाव कैसे हुआ? चैताली शाह का जुड़ाव डॉक्टर चिंतन शाह के साथ? मैं बताऊं सर कि मेरी पूरा जर्नी जो है 12th जब से कंप्लीट हुआ, फर्स्ट ईयर फ्रॉम द कॉलेज आई प्रपोज माई वाइफ, सो दैट वाज माय गर्लफ्रेंड। पर मैंने कभी गर्लफ्रेंड शब्द मेरे दिमाग में रखा ही नहीं, मैं हमेशा उसको वाइफ समझ के ही चलता था। तो मैं मेरे फ्रेंड से भी जब इंट्रोडक्शन करवाता था तो मैं बोलता था ये चैताली है, लेकिन मैं मन में बोलता था माय वाइफ। तो गर्लफ्रेंड जैसा कोई शब्द मेरे दिमाग में था नहीं। एंड फिर हम दोनों साथ में रहे, क्योंकि आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 16 ईयर ओल्ड। तो मेरा साथ उसको और उसको मेरा साथ बहुत बढ़िया मिला और हमने धीरे धीरे करके करियर आगे बढ़ाया और सोचा कि कहाँ पे गैप रहता है। जैसे मुझे BSc के बाद ये क्वेश्चन था कि आगे मैं क्या करूँ, तो उस वक्त कोई करियर काउंसलर ऐसा कोई था नहीं, उस वक्त कोई टूल्स टेक्निक नहीं थे। तो हमें लगा कि अगर हम एक चीज़ से सफ़र हो रहे हैं तो उसका कोई सल्यूशन होना चाहिए। तब हमने ये सोचा कि अगर कोई ऐसा करियर काउंसलिंग है जो सर्टिफाइड करियर काउंसलर है और ऐसा कोई टेस्ट है जो स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड को पहचान सकता है और बेस्ड ऑन दैट साइंटिफिकली अप्रोच से उनको गाइड कर सकते हैं, तो वो बहुत ही बड़ी बात है और वो इनकी ज़िंदगी बनाने वाली चीज़ है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई मात खा गया या गलती हो गई कि क्या लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए और उसके जगह पे कुछ और हो गया, कुछ और कर गया, तो हर एक के ऊपर तो यूनिवर्स इतना मेहरबान नहीं होता है जितना मेरे पे है या चैताली पे है। तो हो सकता है कि गलती हो जाए, फिर डिप्रेशन होते हैं बच्चों को। तो ये सब ना होए, इसके लिए हमने सोचा कि उनका जो एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, उसका हमने ये प्रबंध किया। सर नीट एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं सर। यस सर ये सब बच्चे कितने महीनों तक सर नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं? रफली हाउ मेनी मंथ्स? कम से कम 24 महीने, कम से कम 2 साल से मेहनत करते हैं और उनका ये टारगेट होता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है। चिंतन शाह जब अपने PhD थीसिस की प्रिपरेशन कर रहे थे, 24 घंटे भी सर आपने अपने PhD थीसिस में दिए थे। क्या आप सब पूरे इन्वॉल्व हो गए थे उस 24 घंटे में? ऑफ कोर्स आई हैव टू इन्वॉल्व एंड आई हैव टू नॉट इन्वॉल्व। मैं उसको लिए एक नया वर्ड बोलता हूँ जो नया नहीं है लेकिन प्रॉपर वर्ड मेरे लिए है, इंडल्ज। तो उसके ऊपर घुस जाना, उसके अंदर डूब जाना, तो डीप डाउन इनटू इट। तो हम पूरा उसके अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, तब जाके कुछ नतीजे आते हैं। नतीजे तभी आएंगे जब आप कोई चीज के अंदर बहुत ही डेप्थ में चले जाते हैं। चिंतन भाई विचार तो कीजिए, हम लोग 24 घंटे हमारे सब्जेक्ट में इंडल्ज होते हैं, एक जुड़ाव, लगाव, अटैचमेंट सा हो जाता है। सही है चिंतन भाई, ये सब बच्चे नीट प्रिपरेशन वाले बच्चे 24 महीनों तक नीट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो क्या वो पूरा इन्वॉल्व होके करते हैं सर? 100% इन्वॉल्व होके करते हैं, क्योंकि जब ये लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तभी उससे पहले ही 5-6 बार माँ बाप उनको बोल देते हैं कि देख तू बायोलॉजी लेने वाला है, यानी तू कॉमर्स भी ले सकता है, मैथ्स भी ले सकता है, ह्यूमैनिटीज़ भी ले सकता है। लेकिन अगर तुमने एक बार बायोलॉजी लिया तो फिर आपको मेडिकल में जाना है। मेडिकल लंबी जर्नी है वैसे भी, उसमें कोई यू टर्न नहीं है और फिर जम के मेहनत करनी पड़ती है, वरना माँ बाप को लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके फिर मेडिकल का सीट लेना पड़ता है। तो ऑलरेडी बच्चे को मालूम है कि मेरे को काम करना ही है और मैंने खुद पसंद किया है, तो मेरे को प्रूव करके दिखाना है। एक बात तो सर कंफर्म है, ये सारे बच्चे सर 24 महीना पूरा इन्वॉल्व, इंडल्ज होकर सर तैयारी करते हैं 100%। और सर ऐसे में अचानक से नीट एग्जाम का पेपर लीक हो, एग्जाम कैंसिल हो, री एग्जाम की बात आए, सर मानसिक स्तर पे से ये सारे बच्चों के सर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सर मैं ये मानता हूँ कि ये तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है हमारे लिए भी, क्योंकि बच्चों को अब ये क्या है कि ये बच्चों के ऊपर तो ये इसका मेंटल इफेक्ट है ही है। अब जो बच्चे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अभी 12th में हैं, जो अभी 11th में आ रहे हैं, उनको भी हम बोलते हैं। वैसे नीट का एग्जाम हमेशा होता था मई मंथ के पहले संडे पे, ठीक है, तो ये एक प्री डिसाइडेड चीज है। तो ऐसा ही हमेशा होता रहा है सालों से। लेकिन जब ये री नीट की बात आती है
तो जब हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि बेटा आपको 4, 5, 6 या 7 मई तक तैयारी करनी है, फिर बस आपकी जिंदगी में मस्त समर वेकेशन शुरू हो जाएगा। फिर आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपको पढ़ाई करना है। ये हम बोलते रहते हैं पूरे 2 साल, और उसमें ऐसा हो जाए कि उनको रीनीट के लिए करना, तो एज अ टीचर, एज अ कोच, एज अ पेरेंट्स उनको वापस ऑन द ट्रैक लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और काफी स्टूडेंट्स वैसे भी है कि जिनका मन लग नहीं रहा है, वो बोल रहे हैं कि सर अब नीट नहीं, वापस नहीं देना है। कुछ लोग ऐसे भी है। सर नीट एग्जाम की तैयारी मेनली 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यस सर नीट एग्जाम पेपर लिख के बाद अभी क्या स्तर है, अभी क्या सिचुएशन है बच्चों की, उस पर हम बात करेंगे ये तीनों पहलू पे। विल स्टार्ट विद बायोलॉजी फर्स्ट। ये सर एग्जाम का पेपर लीक हुआ और री नीट की एग्जाम देनी है, ये खबर सुनने के बाद सर बच्चों की बायोलॉजिकल हेल्थ पे सर क्या इम्पैक्ट हुआ है? बायोलॉजी की हेल्थ पे यही होता है कि यार देयर इज नो एंड। ऐसा लगता है जैसे समंदर जैसा है। पहले लगता था कि चलो एक बार नीट का एग्जाम दे दिया तो बात खत्म हो गई। उससे पहले भी उन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया है। हम गुजरात में हैं तो गुजकेट का एग्जाम दिया है, कोई महाराष्ट्र को होगा तो उन्होंने एमएच कैट का एग्जाम दिया होगा। तो 2 एग्जाम तो वैसे ही है, तीसरी ये एग्जाम हो गई और होने के बाद वापिस वो रीनीट होगी, तो वो बहुत बड़ा सदमा है किसी के लिए भी। एज अ पेरेंट, टीचर, कोच, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो ये एक बहुत सदमा है। ऐसा फील होता है ऐसा कि दलदल में दोबारा से फंस गए और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और मेहनत भी करनी पड़ेगी और ऑन द ट्रैक वापस लाना किसी को एक बार डेविएट होने के बाद, क्योंकि वो लोगों के कुछ ड्रीम्स होते हैं। जैसे हम तो छोटी भी एग्जाम जब देते थे तो हमारे ड्रीम होते थे कि जब ये खत्म होगी तो मैं ये मूवी के लिए जाऊंगा, ये लोगों के साथ क्रिकेट मैच रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो हमारे जमाने में होता था। तो ऑफकोर्स इन लोगों के दिमाग में भी ये रहता है कि जब ये खत्म होगा तब मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, और उसमें री नीट के एग्जाम आ जाए तब वापिस ऑन द ट्रैक आना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। सही बात है। सर केमिस्ट्री एंगल से देखते हैं सर, ये सर नीट एग्जाम का पेपर लीक, री नीट की एग्जाम, सर फैमिली केमिस्ट्री, सर फैमिली में सर क्या माहौल हो जाता है सर? देखिए सर, मैं एक फादर की हैसियत से बोलूं तो मैं बहुत अनसैचुरेटेड हूँ। तो हर पेरेंट्स अनसैचुरेटेड होते हैं। उनको कभी संतोष नहीं होता है कि इसने इतनी मेहनत किया है तो बहुत अच्छा है, और हमेशा यही रहता है कि भाई कोई एक छोटी सी गलती ऐसा ना हो जाए कि पूरी जिंदगी भुगतनी पड़े एक छोटी सी गलती की वजह से। तो पेरेंट्स हमेशा ये रहते हैं और उनको रहना भी पड़ेगा कि भाई तुम लोग ये काम करते रहो ऑन द ट्रैक रखने के लिए। तो सर उसमें ये बहुत बहसबाजी हो जाती है फिर कि बच्चा बोलता है कि नहीं अब मेरे को नहीं पढ़ना है और मेरे को गैप चाहिए, अब मेरे को रेस्ट चाहिए, अब मेरे को ये नहीं करना है। और पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई ये लास्ट टाइम है, अब लास्ट स्ट्रोक है, बस लास्ट स्ट्रोक में फिनिशिंग लाइन पे आके तुम रुक मत जाओ। तो ये समझाना और ये सिचुएशन जो फैमिली में हो जाती है वो बहुत ही कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है। बहुत ही मैं क्या बताऊं, मेरे पास वर्ड नहीं है कि उतना डिस्कशन होता है, क्योंकि टीनेजर हैं ये बच्चे जिन्हें 12th कंप्लीट किया है, वो लोग ऑलरेडी टीनेजर है। उनकी भी खुद एक साइकोलॉजी है, उनका भी कुछ बिहेवियर है। तो वो बिहेवियर को संभालना और वो संभाल के हुए उनका मानसिक संतुलन बिगड़े नहीं, वो गुस्से में और ज़्यादा ना आ जाए और फिर भी ऑन द ट्रैक आए और आगे प्रिपरेशन करे, ये सर बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। सर फिजिक्स का एंगल लाते हैं। हाँ जी, फिजिक्स यानी सर मोमेंटम एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। सर ये री नीट की एग्जाम की खबर सुनने के बाद सर बच्चों की प्रिपरेशन की स्पीड, बच्चों का प्रिपरेशन का मोमेंटम, सर कुछ इम्पैक्ट हुआ है इस पर? 100% हुआ है, क्योंकि पहले उनके पास एक टाइम टेबल था कि ये डेडलाइन है, डेडलाइन पे मैं ये काम करूंगा, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को इंडल्ज उसके अंदर कर दिया है। अब वापिस उनको उसमें इंडल्ज होना, उस लेवल पे जाके वो फ्रीक्वेंसी से मेहनत करना, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है सर ये। तो वापिस वही मोमेंटम लाना, जैसे विराट कोहली अच्छे से अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन एक बार भी कोई भी बैट्समैन की या सचिन तेंदुलकर जी की एक बार भी मोमेंटम छूट गया, फिर वो मोमेंटम वापस लाना सो वेरी डिफिकल्ट। इट्स लाइक आप हाईवे पे हो, 100 की स्पीड पे आ गए हो, लेकिन अगर आपको रेस्ट रूम जाना है तो रेस्ट रूम में जाने के लिए जब आप रुकोगे तो वो 0 पे ही रुकोगे, आप 10 की स्पीड पे भी नहीं रुक सकते हो। और जब आप वापस शुरू करोगे तो 0 से ही शुरू करना पड़ता है, तो फिर वो 10 या 50 की स्पीड से आप शुरू नहीं कर सकते हो। सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तो बात हो गई, बट सर एट द एंड ऑफ द डे चिराग एंड चिंतन, हम तो सर गुजराती है, हाँ जी, नंबर्स की बात कर लेते हैं सर, आंकड़ाओं की बात करी ली। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर्स,
गवर्नमेंट के हिसाब से रूरल इंडिया में सर 1:1000, मतलब 1000 पॉपुलेशन पे कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू रूरल इंडिया, आज आंकड़ों ये बता रहा है कि रूरल इंडिया में सर 1:1100 है, मतलब 1100 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। मतलब सर डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट तो है। उसके ऊपर से बच्चे, जैसे आपने बोला कि चिराग भाई, बच्चे अभी बोलने लगे कि यार रीनीट एग्जाम बहुत हो गया, मेडिकल तो अब तो नहीं, बीटेक, बायोटेक, फिजियो, फार्मा कुछ भी कर लूंगा, लेकिन यार ये दोबारा से रीनीट क्या होगा और थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम देना पड़ेगा। बच्चे सर क्या आपको बोलते थे कि अब तो मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है? मैं उनको बोलता हूँ कि भाई देखो, आपका काम है कर्म करना, फल की चिंता मत करो। अब जो कुछ चीजें होती है जो हमारे पावर में नहीं है, तो हमें वही चीजों पे फोकस रखना चाहिए जो हमारे पावर में है, जो हमारे अंडर कंट्रोल में है। तो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। जब ये रीनीट का डिसीजन आया, ये हमें या आपको पूछ के बताया नहीं गया है, तो हम वी आर द विक्टिम, तो वी हैव टू टेक दिस डिसीजन इन एनी वे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो डिसीजन है उसको ले लो आप और उसको अंदर उतार लो और बस उसमें जुट जाओ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना नहीं है। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में हमारा खुद की मेंटालिटी है, माइंडसेट है, हमारा खुद का नेचर है, हमारी खुद की हार्डवर्क है, हमारा खुद का स्केड्यूल है। तो हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पे फोकस कर सकते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही जो हमारे हाथ में, उसके ऊपर सोचना है और उसके ऊपर जुट जाना है। चिंतन भाई कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, चिंतन भाई दी हेड कोच ऑफ एक्सप्रो फंडा, चिंतन भाई दी नीट गाइड। जब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक आम आदमी की पॉइंट ऑफ व्यू से, सर जब आप सीबीआई का शब्द सुनते हो, सर सबसे पहला थॉट क्या आता है? सीबीआई का शब्द जब मैं सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है कि क्या बड़ा कांड हो गया, कहाँ पे बड़ा कांड हो गया कि सीबीआई को ये इंक्वायरी देनी पड़ती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया सर कि नीट एग्जाम एकदम पवित्र, पायस, होली एग्जाम होना चाहिए, बिकॉज नीट एग्जाम सर हेल्प करता है भारत में अच्छे डॉक्टर्स को लाने के लिए। सर ये होली, पायस, पवित्र नीट एग्जाम में जब सीबीआई शब्द जुड़ गया, सर आपको क्या फील हुआ? सर हमें लगा सबसे पहले तो ये पूरे देश के लिए शर्मनाक है। हम चाहते हैं कि नए जनरेशन ये करे वो करे जो भारत के फ्यूचर सिटीजन हैं, तो अगर उन्हीं को ये सदमा लगता है तो ये अच्छी बात है कि आज पूरा समाज उनके साथ खड़ा है और उनको भी लगता है कि हमारी नीट की एग्ज़ाम रीनीट हो रही है, तो सबको फ़र्क पड़ता है। यस, तो ये अच्छी बात है। और सीबीआई का मैं तो मानता हूँ कि भाई कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ अगर कोई भी साइकाट्रिस्ट को आप पूछो या कोई भी डॉक्टर को आप पूछो, तो सबसे पहले अगर कुछ हुआ है तो पेशेंट को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये हुआ है। वैसे ही पूरे जो सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमसे गलती हुई है। अगर कोई एक्सेप्ट करता है, जिम्मेदारी लेता है कि मेरी यहाँ पे गलती है, हमारी यहाँ पे गलती है, तो वो डायग्नोसिस हुआ, फिर ट्रीटमेंट की बात आती है। अगर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए ही नहीं है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, पता ही नहीं, तो फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई को सौंपा जाता है। तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, कोई स्वीकार भी नहीं कर रहा है कि हमारी यहाँ पे गलती हुई है या यहाँ से हमें सीख मिलती है कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे। तो वो प्रॉपर आंसर एक होना चाहिए, पब्लिक को मिलना चाहिए कि कहाँ पे क्या कैसे गलती हो गई। मैं ये मानता हूँ। चिंतन भाई, द कॉन्सेप्ट फॉर टुडे सफरनामा इज बीत गया सो बात गई, बीती सो बिंदी, फुल स्टॉप, अब आगे क्या? सर आप अपने बच्चों को, मतलब सर नीट के जो भी गाइडेंस के लिए या नीट की कोचिंग के लिए आपके पास आते हैं, उनको सर बीत गया सो बात गई, अब ये सब न्यूज से दूर हो जाओ, इस पर अमल कराने के लिए सर आप क्या आपने स्ट्रेटेजी यूज की है? सर मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी जो जिंदगी है वो पूरी कंप्यूटर जैसी है। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा आपने डाला, सीपीयू वही प्रोसेस करेगा और उसी के हिसाब से डिस्प्ले आएगा। तो ये पूरा एक कंप्यूटर चलने का कंसेप्ट है। हमारी जिंदगी भी यही है। जितना आप नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव डेटा डालोगे तो दिमाग उसमें रहेगा, मन उसके अंदर रहेगा और वो उसी को प्रोसेस करके डिस्प्ले भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि इनपुट डेटा जो डाला है वही नेगेटिव है, प्रोसेस भी नेगेटिव होगा और डिस्प्ले भी नेगेटिव आएगा। तो मैं तो मानता हूँ, बच्चों को मैं यही बोलता हूँ और मैं पेरेंट्स को भी बोलता हूँ
कि जो होना था वो हो गया। अब इसके बारे में ज़्यादा आप डिस्कस करना बंद कर दो बच्चों के सामने या बच्चों के पीछे भी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वाइब्रेशन भी घर में होते हैं। सही बात है। तो अगर वो वाइब्रेशन में भी थोड़ा सा बदलाव है, कंफ्यूजन है, कुछ नेगेटिविटी है, तो बच्चे को वो सेंस हो जाता है, या ज़्यादा या कम उसको असर तो रहता ही है उसका। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो है सो है, उसको एक्सेप्ट करो और उसके अंदर डूब जाओ, मस्त तैयारी करो, प्रिपरेशन करो। और मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी ये अब बोलना बंद कर दें, ये सोचना बंद कर दें कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, क्यों हम ही इसके विक्टिम बने। क्योंकि अगर एज अ मैच्योर जो बच्चे होते हैं जिनके 12th में कम से कम उनकी एज, उनके पेरेंट्स की एज 40 तो होगी। अगर आप 40 पे अपने आप को नहीं संभाल सकते हो, 40-45 पे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका बच्चा उसको संभाल लेगा खुद को एट द एज ऑफ 16 to 18 ईयर्स। तो ये बड़ी बात है। सर आपने नो घर के वाइब्स के बारे में बात किया। हाँ जी। दिस मेक्स मी टू आस्क वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर घर में आध्यात्मिक माहौल है, स्पिरिचुअलिटी, भगवत गीता के श्लोक को चैंट करना, सर हवेली में दर्शन करने जाना, पारिवारिक एकता, सर क्या ये सब पॉजिटिविटी, ये सर नीट एग्जाम, नीट एग्जाम पेपर लीक, ये सब भारी भरकम प्रश्नों पे ये सब पारिवारिक एकता सर हेल्प करती है उभरने में से? ऑफ कोर्स हेल्प करती है। जैसे मैंने बोला कि हमारा जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म पे है, टारगेट पे नहीं है। तो ये सीख मिली कहाँ से? तो ये श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था कि अर्जुन, तुम्हारा जो हक है वो सामने जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसके ऊपर नहीं है। तुम्हारा जो हक है वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर है, तुम्हारे फिंगर्स के ऊपर है, तुम्हारे ध्यान के ऊपर है कि तुम कैसे तीर चलाते हो। यस, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। और ये नहीं, मैं तो ये समझता हूँ जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आ जाए, जैसे जब मैंने मेरा एजुकेशन जब किया, BSc, MSc, B.Ed, M.Ed, PhD, हर बार द डे बिफोर द एग्जाम मुझे भी नेगेटिव थॉट आते थे, लेकिन तब मैं हर बार गीता सार बोल देता था और अपने आप को मोटिवेट करता था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, किया हुआ फोकट नहीं जाएगा, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा। तो और जब भगवान हमें गारंटी देते हैं, यू जस्ट गिव योर 100% एंड देन आफ्टर एवरीथिंग विल बी टेकन अ केयर बाय द गॉड, तो उससे ऊपर क्या चाहिए हमें फिर? चिंतन भाई, द फाइनल फिनिशिंग पंच, द फाइनल वाव मूवमेंट, वर्ड्स ऑफ विजडम वाली मूवमेंट टू ऑल द रीनीट स्टूडेंट्स एंड टू ऑल द रीनीट इम्पैक्टेड फैमिलीज। चिंतन भाई के डेस्क से, एक्सप्रो फंडा के डेस्क से, सारे लिजनर्स के लिए सर फाइनल पंच। मैं ये मानता हूँ कि स्वीकारने में सुख है। Okay. तो कोई भी चीज स्वीकार लो, वही सुख है। दुख का मतलब है कोई भी चीज मैं अस्वीकार करता हूँ। तो जब कुछ स्वीकार लिया वही सुख है, कुछ मैंने अस्वीकार किया वही दुख है। और मैं मानता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपकी पूरी जर्नी आप देखोगे तो हमें देखेगा कि भाई ये कनेक्ट द डॉट जैसी कुछ चीज है कि पहले तो हमें डॉट सेपरेट होते हैं, तो जब वो सेपरेट डॉट होते हैं तो पता नहीं चलता है कि कुदरत या यूनिवर्स हमसे क्या चाहता है। लेकिन जब एक बार आप पीछे मुड़ के देखोगे, बहुत सारे डॉट कनेक्ट होने के बाद आपको लगेगा कि इससे बेहतर मेरी जिंदगी में, मेरे सिचुएशन के मुताबिक कुछ नहीं हो सकता है। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो और उसमें बस डूब जाओ, मस्त प्रिपरेशन करो, जस्ट गिव योर 100%, दैट्स इट। सो आज के सफरनामा का द फाइनल पे ऑफ लाइन, रियल सेंस में बीत गया सो बात गई, बीती सो बिंदी, हमारे कंट्रोल में अभी क्या है। और जैसे चिंतन भाई ने बोला, स्टूडेंट्स और फैमिली के कंट्रोल में है रीनीट की बेस्ट प्रिपरेशन करना, दोबारा से वही मोमेंटम के साथ जुड़ जाना। चिंतन भाई, थैंक यू सो मच फॉर द फाइनल पंच लाइन, फॉर द एंटायर सफरनामा। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर सफरनामा, सफरनामा ऑफ एक्सप्रो फंड, and all the best to all the ReNeet students. Thank you so much. Thank you so much, sir.